मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ गांव देवपुर के एक गरीब परिवार की कहानी, जो सर्द रातों में जीवन के संघर्ष को झेल रहा था। ये कहानी है गरीबी, मजबूरी और एक अटूट पारिवारिक प्रेम की, जिसका केंद्र एक 100 फीट की लंबी रजाई बनने की आशा थी। देवपुर गांव में जहां ठंड अपने चरम पर थी, रात का समय था। बाहर हर तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थी। जैसे तैसे रात गहरी हो रही थी, ठंड और कड़कड़ा कर बढ़ रही थी। ऐसे में कच्चे मकान के अंदर दीपा देवी और राम सिंह का बड़ा परिवार एक ही रजाई में गुजारा कर रहा था। हे भगवान, आज तो दबा कर सर्दी हो रही है। अरे, रजाई में भी सारा शरीर सिहर रहा है। राम सिंह, जो दिन भर की मेहनत से थके थे, उठकर देखते हैं कि उनके ऊपर से रजाई हट चुकी है। अरे गजब हाल है, कसम से। पता नहीं ये लोग किस तरह से रजाई ओढ़ते हैं। हर बार मुझको उघाड़ देते हैं। दिन भर कोलू के बैल की तरह इस भयंकर सर्दी में खटखट कर आओ और रात में ढंग से सोने को पूरा बिछौना ओढ़ना भी नहीं मिलता है। हे भगवान, इस बुढ़ऊ का धंधा पानी कितना ज्यादा खराब हो गया। जब देखो रात भर रजाई दबाकर सो जाता है। हाँ, खींच लो सारी रजाई, मेरे ओढ़ने को छोड़ना मत जरा भी। हाँ, जैसे कि रजाई तो तुमने 100 फीट जितनी लंबी चौड़ी भरवा रखी है, तो सब एक रजाई में एक साथ इकट्ठे सब लोग आराम से आ जाएंगे। अरे 5-6 फीट की रजाई है तो सबको ओढ़ने में तो छोटी पड़ेगी ही। अरे भाग्यवान, है तो तुम्हारी तरफ भी रजाई। अरे मैंने सारी थोड़ी ली है। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सो लेने दो। जब देखो खाली कलेश करती रहती हो। अरे और लो, रजाई भी तुम भी रख लो, मुझको नहीं ओढ़ना, इसी तरह सो जाऊंगा मैं। राम सिंह हाथ पैर सिकोड़कर बिना रजाई के सो जाते हैं। तभी झगड़े की आवाज से घर के बाकी सदस्य भी बिस्तर में उठकर बैठ जाते हैं। दीपा भाभी, भाई साहब, क्या हो गया? आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हैं? पूनम, मुझको झगड़ा करने का शौक थोड़ी चढ़ा है। एक तो वैसे ही मेरी नींद कितनी कच्ची है, जरा सी ठंड से नींद टूट जाती है, ऊपर से मुझे रजाई नहीं मिलती। दादी, दादाजी, आप दोनों ने आज फिर से रजाई को लेकर लड़ाई कर ली। सो जाइए, हमको कल सुबह स्कूल भी जाना है। दादी। दीपा देवी का बड़ा परिवार, जिसमें 3 बेटे सुरेश, महेश, रमेश, उनकी बहुएं रीना, सरला, पूनम, उनके बच्चे सोनू, मोनू, नेहा, आरती और राम सिंह को मिलाकर कुल 13 लोग थे। ऐसे में जब रजाई एक और ओढ़ने वाले अनेक हों तो दिक्कत होगी ही। मजबूरी में सभी एक ही रजाई में गुजारा करने को मजबूर थे। ओ ले, मेरा मुन्ना चुप हो जा। पूनम, शायद से मुन्ना ठंड से रो रहा है, उसे चादर में अच्छे से ढक लो। अभी गोद का बच्चा है, वरना सर्दी लग जाएगी। पूनम खिड़की से बाहर के मौसम का हाल देखती है, जहां घनघोर ओस पड़ रही थी। ओहो, आज तो बड़ी ठंड है। ऐसे मौसम में बच्चे को सहेज कर रखना सबसे मुश्किल भरा है। अभी तो चढ़ती ठंड में सर्दी से इतना बुरा हाल है। अब की बार दिसंबर जनवरी में कड़कड़ा कर ठंड पड़े, उससे पहले घर के लिए एक और रजाई खरीद के ले आओ। कैसे भी इतने बड़े परिवार का एक रजाई में सोना नहीं होगा। माँ, इस वक्त सर्दी के मौसम के चलते काम बहुत ही मंदा चल रहा है। हम तीनों भाई घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से फैक्ट्री में ज्यादा काम भी नहीं निकल रहा है, इसलिए सेठ ने हमारी तनख्वाह भी रोक रखी है। थोड़े दिन और रुक जाइए, जैसे ही हमारे पास थोड़े ज्यादा पैसे आएंगे तो हम रजाई खरीद कर ले आएंगे। फिलहाल के लिए अब रजाई पर चर्चा खत्म करके आप लोग सब सो जाइए। इस तरह रात काली करने का कोई फायदा नहीं है, सवेरे काम पर भी जाना है। रीना, तुम नीचे मत सो, क्योंकि तुम्हें सर्दी बहुत ही जल्दी लग जाती है। तुम्हारी जगह में मैं और पूनम देवरानी जी बिस्तर लगाकर सो जाएंगे। सरला बिस्तर देखने लगती है, जहां कोने में एक फटी सी चटाई सहेज कर रखी हुई थी, जिसे उठाकर वो जमीन पर बिछा देती है।
रीना जी, घर में जितने भी एक्स्ट्रा बिस्तर थे, मैंने सारे बिस्तर हमारे परिवार वालों को सोने में लगा दिए हैं। अब एक सिंगल चादर भी नहीं है। एक तो वैसे ही ओढ़ने के लिए रजाई नहीं है और अब तो बिस्तर पर बिछाने के लिए कुछ नहीं है। तभी पूनम घर के कोने में रखी जूट की बोरी देखती है, जिससे कि उसे जुगाड़ आता है। ये जूट के बोरे किस दिन काम आएंगे? इसी को चटाई के ऊपर और नीचे वाली सतह पर बिछाकर थोड़ा मोटा बिस्तर कर लेते हैं। ये जूट की बोरी काफी ज्यादा गर्म होती है, तो इसका बिस्तर लगाकर सोने में सर्दी भी नहीं लगेगी। क्या बात है पूनम जी, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ आपके दिमाग में 5G की स्पीड जितनी तेजी में जुगाड़ कहाँ से आ जाता है। हम जैसे मिडिल क्लास बहू को इस तरह के जुगाड़ आ ही जाते हैं। चलो अब जल्दी से बिस्तर करते हैं देवरानी जी। बाप रे पूनम जी, ये बोरी का बिस्तर 5 मिनट में ही कितनी बुरी तरीके से शरीर काटने लगा। पता चले रात भर इस बोरी बिस्तर पर सोना सुबह तक हमें भारी पड़ जाए और पूरे शरीर में खास खुजली मच जाए। रानी जी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी थोड़ी थोड़ी खास मच रही है। ऐसा करते हैं, इसके ऊपर से अपनी साड़ी बिछाकर सो जाते हैं। नरम मुलायम है तो नींद आ जाएगी। दोनों अब डबल करके बिस्तर पर अपनी साड़ी बिछा देती हैं। पहले की तुलना में अब तो बिस्तर कुछ नरम मुलायम सा लग रहा है। ऐसा करो सरला, तुम अपनी साड़ी मत बिछाओ, इसे ओढ़ लेंगे। पर रीना जी, इस पतली सी साड़ी में ठंड थोड़ी भाग जाएगी। तो ठीक है, फिर जिस तरह हमने इस बोरी से बिस्तर का जुगाड़ लगाया है, रजाई का भी जुगाड़ बिठा लेते हैं। साड़ी के ऊपर 5-6 बोरे साट लेते हैं। व्हाट एन आइडिया रीना जी। दोनों साड़ी के ऊपर से कुछ बोरों को साट कर सो जाती हैं, जिससे दोनों को थोड़ी बहुत गर्माहट का एहसास होता है। वैसे ये बोरी की रजाई तो काफी ज्यादा मात्रा में गर्माहट पैदा कर रही है। हाँ, लेकिन ये असली रजाई जितनी गर्माहट नहीं कर सकती। वैसे देखा जाए तो जितना लंबा चौड़ा हमारा ससुराल है, उसके हिसाब से तो ओढ़ने के लिए 20-25 फीट रजाई बनवानी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी। लेकिन जब हमारे पतियों से एक 5-6 फीट की हल्की रजाई भी नहीं खरीदी जा रही, तो इतनी मोटी भारी रजाई वो कहाँ से भरवा पाएंगे? क्योंकि घर में कमाने वाले कम, खाने वाले ज्यादा हैं। फिर मकान का किराया अलग देना पड़ता है। जब खर्चा ही इतना ज्यादा है, तो रजाई कहाँ से लेंगे? चलिए सो जाइए, सुबह खाना पीना भी बनाना होगा। दोनों बहुओं के अलग बिस्तर लगाकर सोने के बाद भी ससुराल वालों के बीच रजाई की खींचतानी रात भर चलती है। यूं ही ठंड में कुकुड़ते हुए सुबह हो जाती है। देखा, लग गई ना सर्दी। इसीलिए कहती हूँ रात को भी स्वेटर पहनकर ही सोया करो। मैं भी काढ़ा बना देती हूँ, पी लेना। मुझको ना पीना, करवा सा काढ़ा है। इससे अच्छा एक नई रजाई खरीद लो ना मम्मी, प्लीज। नेहा को नई रजाई खरीदने की जिद करते देखकर सरला हताशा से भर जाती है। नेहा बेटी, तुम तो मेरी समझदार बच्ची हो ना, ऐसी जिद नहीं करते। और वैसे भी हमारे घर में एक रजाई तो पहले से ही सोने के लिए है। पर मम्मी, हमको नहीं सोना इस सड़ी रजाई में। पता है, उसमें बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। ऊपर से रजाई भी दादा, कभी पापा, कभी चाचा खींचते रहते हैं। हम बच्चों को रजाई भी नहीं मिलती सच्ची। मोनू बेटा, अभी तुम स्कूल जाओ। रही बात रजाई की, तो मैं तुम्हारे लिए नरम मुलायम रजाई बना दूंगी। सच्ची मम्मा, आप मेरे लिए रजाई बनाओगी? मैं अपनी रजाई में अकेले सोऊंगा, किसी को भी अपनी रजाई नहीं दिखाऊंगा मनी। नई रजाई के आश्वासन से मोनू खुश होकर स्कूल चला जाता है। तभी दीपा देवी सरला से कहती हैं, सरला बहू, तू तो अच्छे तरीके से देख रही है। अभी घर के कितने बुरे हालात चल रहे हैं। तुझे बच्चे को इस तरीके से नई रजाई दिलवाने का दिलासा नहीं देना चाहिए था। माँ जी, मनोहर जी ने बोला है
उनकी फैक्ट्री में काफी ज्यादा कपड़ों के कतरन निकल रखे हैं, तो मैंने घर पर लाने को कहा था कि कुछ कतरन से हम सर्दी के मोटे मोटे बिस्तर बना लेंगे और बच्चों के लिए गुदड़ी वाली रजाई बना देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, जैसे गरीबों के नसीब में ये गुदड़ी वाली रजाई में ठंड काटना लिखा है, गरम गरम मुलायम रजाई में सोना तो बस अमीरों के भाग्य में होता है। ऐसा कहते हुए दीपा देवी की बातों में गरीबी, दुख और टूटा मन दिख रहा था। सही कहा भाभी, हम दोनों ने भी सारी जिंदगी दुख और गरीबी ही काटी है और बेचारी हमारी बहुएं और पोते पोती भी गरीबी देख रहे हैं। रजाई उठाकर आंगन में लाकर सूखने डाल देती है। तभी रजाई जगह जगह से फटी होने के चलते काफी सारी रुई आंगन में फैल जाती है। बगल में ही पूनम अपने बच्चे को धूप में लेटाकर तेल लगा रही होती है। रीना जी, फिर से रजाई कहीं से फट गई है, रुई बाहर निकल रही है। तभी रीना रजाई के फटे हिस्से को देखकर गरीबी से कुड़कुड़ करने लगती है। इस बार तो रजाई जरूरत से ज्यादा ही फट गई है। अरे, अब तो इस रजाई के चीथड़े हो गए हैं। पता नहीं कब तक इस चादर जितनी पतली रजाई को चलाना पड़ेगा। रीना अभी ऐसा कह रही होती है कि तभी सामने के घर में रहने वाली अमीर प्रीति अपनी बालकनी में आकर रजाई फैलाने लगती है। रजाई देखने में बहुत ही मखमली, महंगी और नई लग रही थी। लगता है हमारी पड़ोसन ने नई रजाई भरवाई है। डिजाइन भी देखने में कितना सुंदर लग रहा है और रजाई का अर्घ्य भी कितना लंबा चौड़ा है, कम से कम 10-15 फीट की है। और एक हमारी रजाई है जो पूरी तरीके से घिस गई है, इसमें तो ठंड भी नहीं रुकती। दोनों अभी पड़ोसन की रजाई को देखकर बातें कर रही होती हैं कि तभी प्रीति बड़बड़ाने लगती है। प्रीति बहन, हम तो केवल ऐसे ही बस देख रहे थे। आपकी रजाई का कलर काफी फैंसी और रजाई की लेंथ भी काफी ज्यादा है। तभी झिझकते हुए सरला प्रीति से पूछती है, वैसे प्रीति बहन, ये रजाई बनवाने में कितना खर्चा लगा था? अगर खर्चा थोड़ा कम होगा तो हम भी इस अर्घ की रजाई बनवा लेंगे। मुझे तो ये रजाई बनवाने में 25 से 30 हजार का खर्चा बैठा था, जो तुम्हारी औकात से बाहर है। इसीलिए तुम अपनी फर्नीचर रजाई को कंटिन्यू चलाओ, जैसे कि हर साल घिस पीट कर चलाते हो। अरे, आजकल तो इंसान दीवारों का पेंट भी इतना नहीं चलाता जितना कि तुम लोगों ने एक ही रजाई में इतनी सर्दियां निकाल दी। अपनी महंगी रजाई पर घमंड खाते हुए प्रीति रीना, सरला, पूनम को नीचा दिखाकर अंदर चली जाती है। तभी दीपा देवी और राम सिंह आंगन में आते हैं। बहू, तुम लोग किस लिए इससे बातचीत रखती हो? थोड़ी अमीर क्या है, खुद पर ऐसे घमंड दिखाती है जैसे कहीं की करोड़पति हो। पर माँ जी, पड़ोसन ने बात तो सच ही बोली थी। अब इस रजाई की ऐसी हालत कूड़ेदान में फेंकने वाली हो गई है, मगर हम फिर भी ओढ़ रहे हैं। अब तो इस रजाई को बाहर सुखाने में भी शर्म सी लगती है। देखिए, बाकी सबकी बालकनी में कितनी चमचमाती रजाई सूख रही है। पूनम बहू, दूसरों की देखा देखी करने से कोई फायदा नहीं होना। हमारे नसीब में जितनी गरीबी लिखी है उसे काटना तो पड़ेगा। भगवान की दया से सर्दी के मौसम में हमारे घर का दाना पानी चल रहा है, सर पर छत है। जरा उनके बारे में सोचकर देखो, जो बेघर होकर फुटपाथ पर इतनी ठंड भरी मौसम में खुले में रहते हैं। इस दुनिया में किसी की जिंदगी एक जैसी नहीं है। अगर कोई हमसे ज्यादा अमीर है तो कोई हमसे ज्यादा गरीब भी है, और हमेशा जिंदगी जीने के लिए अपने से गरीब को देखकर चलना चाहिए। राम सिंह की बातों में समाज के दबे कुचले गरीब वर्ग का 2 वक्त की रोटी कपड़ा जोड़ने का संघर्ष साफ दिख रहा था। समाज का एक कटाक्ष सच ये भी है कि इस जमाने में गरीब छोटों को और ज्यादा छोटा किया जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और ठंड चरमत भी छीना छानी में रजाई बीच से फट जाती है, सीमा तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दिन भर कोहरा छाया रहता है। सारी बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं। देर में तीनों कांपते कांपते ओस में भीगी अवस्था में कारखाने में आते हैं, जहां बाकी मजदूर समय से पहले आकर काम कर रहे थे और कारखाने का सेठ मोतीलाल हीटर की गर्म हवा में गरम गरम गाजर का हलवा खा रहा था।
अरे तुम तीनों ने रोज रोज लेट आने का धंधा पानी लगा दिया है। तुम्हारी देखा देखी कल को बाकी मजदूर भी लेट आएंगे तो हो गया कारखाने का बेड़ा गर्क। राम राम मोतीलाल सेठ। सेठ माफ करना, आज आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन रास्ते पर काफी ज्यादा धुंध छाया। सेठ, तुम जब देखो गाली गलौच पर क्यों उतारू हो जाते हो? माना हम लेट आते हैं, लेकिन काम तो पूरा करके जाते हैं ना। अरे एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो लेट आता है ऊपर से अकड़ के दिखाता है। अरे सुरेश, समझा ले अपने भाई को। सेठ, आप गुस्सा मत करो, तो आइंदा से हम लेट नहीं आएंगे, टाइम पर आएंगे। कुछ ही देर में तीनों कपड़ों का माल तैयार करते हैं। देखते ही देखते छुट्टी का टाइम हो जाता है। अरे काम तुम तीनों पूरी मेहनत और शिद्दत से करते हो। तुम्हारी इसी चीज से मैं खुश रहता हूँ। बस देर से मत आया करो, मुझे भी तुम्हें बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। समझ रहे हैं सेठ जी। वैसे भी जो फैक्ट्री से वेस्ट कपड़े की कतरन निकली है, उसे हम घर ले जाएं। हाँ, अगर तुम्हारे किसी काम आ जाएगी तो ले जाओ, वरना मैं तो आज इसे कूड़े में ही फेंक देता। तीनों सारे कपड़े के नरम कतरन को बड़ी सी बोरी में डालकर अपने साथ घर ले आते हैं, जहां बच्चे रजाई ओढ़ने को लेकर छीना छानी कर रहे थे। मैं नहीं दूंगा, मैंने पहले ओढ़ी थी रजाई। दादी, सोनू के बच्चे ने रजाई को फाड़ा, तब से छीन रहा था। ओए मोनू के बच्चे, पूरी रजाई खुद दबाकर बैठे हुए, चल मुझको भी रजाई दे। हे भगवान, कितने शैतान बच्चे हैं, ले बैठे हैं रजाई को। मन तो कर रहा है तीनों का गाल लाल कर दूं। बीच से फट जाती है। दीपा देवी को गुस्से में देखकर तीनों बच्चे डर के मारे रजाई छोड़ देते हैं। तभी सुरेश, महेश, रमेश काम के लिए तैयार होते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है तुम लोगों को जाने की? बाहर इतना कोहरा छाया हुआ है, आज मत जाओ काम पर। बेटा तेरी माँ सही कह रही है, थोड़ी देर रजाई में आकर बैठ जाओ, तब तक के लिए मौसम खुल जाएगा। तब तक बहू रोटी पानी बना लेगी तो गरम गरम खाकर चले जाना। राम सिंह के बोलने पर तीनों रजाई में बैठ जाते हैं, मगर रजाई ओढ़कर चादर जितनी पतली हो चुकी थी। मैं थोड़ा तो सोने का सहारा देता ही है। सर्दी की वजह से मुझको भी खेत की कटाई का काम नहीं मिल रहा, वरना थोड़े पैसे बन जाते तो एक कंबल खरीद कर ले आता। रजाई भरवाना तो बस में नहीं, रुई का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम जैसे 2 वक्त की रोटी कमाने खाने वाले के लिए तो रजाई खरीदना ख्वाब ही बन गई है। 9 मन तेल ही नहीं होगा तो राधा कहाँ से नाचेगी? तुम भी तो एक ही काम पर अटक कर रह गए हो, जैसे कि दुनिया में खेत की कटाई के अलावा और कोई दूसरा कामकाज नहीं है। दीपा देवी, तुम जब देखो मुझ पर ही राशन पानी लेकर क्यों शुरू हो जाती हो, जबकि तुमको पता है कि मेरा पथरी का ऑपरेशन हो रखा है, ज्यादा भार उठाना मना है। वरना महेश के साथ बेलदारी के काम पर जाता तो कहीं से भी 200 रुपए लेकर आता। सोचन से नहीं होता, करने से होता है। इतने मर्द होने के बावजूद एक नई रजाई खरीदने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। गरीबी जो मुंह बाए खड़ी है। एक बार फिर से रजाई को लेकर दीपा देवी और राम सिंह में झगड़ा चालू हो जाता है, जिसे सुनकर चूल्हा लगाकर साइड में खाना बना रही बहुएं आपस में बातचीत करने लगती हैं। सच में 2-4 दिनों से मौसम कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया। किसी तरह हल्की फुल्की सर्दी में तो इस पतली रजाई में ओढ़कर काम चल जाता था, लेकिन कल से कितनी ज्यादा कड़कड़ाकर सर्दी पड़ रही है। रात तो मेरी ठंड में कांपते कांपते ही निकल गई। मुझे तो रजाई जरा सी भी नहीं मिली थी। देवरानी जी, हम लोग इस रजाई को कितने सालों से ओढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए रजाई पुरानी होकर सिकुड़कर सिंगल चादर जितनी छोटी हो गई है। ऊपर से बेचारे हमारे पतियों की भी इतनी आमदनी भी नहीं है कि वो घर का खर्च के बाद रजाई ले आए।
हम तीनों को ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कुछ ही देर में खाना पीना बनाने के बाद तीनों बहुएं रीना, सरला, पूनम फटी रजाई को बाहर लाती हैं और उसके अंदर से रुई को निकालकर उसे थापी से धुनने लगती हैं। ये देखकर पड़ोसन गायत्री और शारदा आती हैं। अरे अरे, तुम तीनों पुरानी रुई को क्यों धुन रही हो? रजाई बनाने का काम शुरू कर दिया है क्या घर बैठे बैठे? मगर ये रुई तो एकदम खराब और चिपक गई है, तो इसकी रजाई बढ़िया थोड़ी बैठेगी। पुरानी रुई को भी धुनकर उससे हल्के पाहे का बनाया जा सकता है। अच्छा जी, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। वैसे मैंने कुछ चादर ठंग के कपड़े निकाल कर रखे हैं, तुम्हें चाहिए हो तो ले लेना। अब हमें अभी दे देती तो हम सोच रहे थे थोड़ी ज्यादा फीट की लंबी रजाई बना लेते। सरला शारदा के साथ उसके घर जाती है, जहां वो अपने मैट साइज गद्दे के डबल बेड से ज्यादा लंबे चौड़े साइज की सारी चादरें कपड़े भी देती है, जिसे लेकर सरला घर आती है। पड़ोसन गायत्री भी कहती है, वैसे मैंने भी कुछ पुरानी रजाई ऐसे ही तय करके रखी है, जो कि मैं ओढ़ने में इस्तेमाल नहीं करती, तो अगर चाहिए हो तो ले आना। वैसे तो दीप बहुत ही गरीब था, लेकिन पड़ोसियों के साथ उनका स्वभाव काफी ज्यादा अच्छा था, इसलिए पड़ोसी जहां तक हो सके उनकी मदद किया करते थे। अब तीनों बहुएं चादर को जोड़ जोड़ कर उसे सिलना शुरू करती हैं। शाम गुजरते गुजरते वो 40-50 फीट जितना लंबा चौड़ा कपड़ा तैयार कर लेती हैं। आज तो पूरा दिन ठंड में सुई चला चला कर मेरे तो हाथ झंझना गए हैं। हाँ, मगर खुशी इस बात की है कि हमने एक ही दिन में अपनी 100 फीट लंबी रजाई का काफी काम निकाल लिया। वैसे अब ओस पड़ना शुरू हो गई। चलो सारा सामान उठाकर अंदर चलते हैं। शाम की धूप जाते ही ठंडी ठंडी हवा सनसनाती देखकर तीनों गरीब बहुएं अपनी रजाई का काम वही खत्म करके अब घर के अंदर आती हैं और पूरा परिवार रात में खाना खाता है। अगले दिन सर्दी की वजह से धूप नहीं निकलती, तो तीनों बहू को अब आंगन में कहर बरसाती ठंड में ही रजाई का बाकी का काम बढ़ाना पड़ता है। शुक्र है हमारा 100 फीट लंबा चौड़ा कवर तो तैयार हो गया, बस इसके अंदर रुई भरनी है। मेरे पास ज्यादा रुई नहीं है, रुई कम रहेगी। फिलहाल के लिए जितनी रुई है उसे भरकर देखते हैं। थरथराते हुए रजाई के खोल के अंदर रुई डालना शुरू करती हैं। अभी हमें कुछ और मुलायम कपड़े कतरन चाहिए होगा, तभी हमारी 100 फीट की लंबी रजाई मोटी नरम नरम बनेगी। मुझे याद आया, जब हम जंगल में लकड़ी बिनने जाते थे तो वहाँ पर कपास की तरह का ही एक वन पौधा काम बन सकता है। सरला के जुगाड़ पर दोनों भी सहमत होती हैं। अगले दिन ठंड में अब तीनों जंगल आती हैं, जहां आधे से ज्यादा जंगल का भाग उस कपास जैसे दिखने वाले वनवारी से भरा हुआ था, जिसे तोड़कर वो घर लाती हैं। जिसके बाद वो अब रजाई को पूरी तरीके से भरकर उसी पर मोटे मोटे धागे चलाकर बहुत ही बढ़िया सुंदर 100 फीट की लंबी रजाई तैयार करती हैं, जिससे पूरा परिवार रात में गरमाई में सोता है। आहा, आज ये 100 फीट की लंबी रजाई तो खुलने से ही पूरे घर में गर्माहट सी भर गई। आज नींद बढ़िया बढ़िया पड़ेगी। अब तो मैं भी आराम से काफी रजाई अपने नीचे दबाकर सोती हूँ। आखिर ये रजाई 100 फीट की लंबी जो है। में पूरा परिवार 100 फीट लंबी रजाई में ही बैठकर गरगरमा गरम खाना खाता है और गर्माहट में चैन सुकून से सोता।